मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। पॉइंट ये है कि अच्छा, आप डाइवर्जेंट्स के साथ कुछ फेमिलियर हैं या नहीं? यस यस ओके, ठीक है। मैंने कुछ देखा था उधर तो कुछ मैं एक्चुअली मैं एग्जीक्यूट करने के तो वो देखा नहीं है बट मेरा मेरा ड्राइविंग को कुछ करा था वो डिफरेंस इन प्राइस और इंडिकेटर तो मैंने डिफरेंट ड्राइविंग आपने डाइवर्जेंट्स क्या पड़ किया? गया तो उसके बाद मार्केट नीचे और ऊपर। हाँ, पॉसिबल है कि डाइवर्जेंस जब भी इम्प्लीमेंट होता है वो स्ट्रेंथ को, आपका ट्रेंड की स्ट्रेंथ को स्लो कर देता है। डाइवर्जेंस वो पॉइंट है जब मार्केट आपकी रिवर्स, पॉसिबल है कि एक रिवर्स शो करे। एक्चुअली में डाइवर्जेंस के बाद आपके दो फेज इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। डाइवर्जेंस होता क्या है? अब आपने जब सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करना है तो आपको डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी थोड़ा सा आप पिकअप कर लें, तो सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट भी आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। डाइवर्जेंस ये है कि आपका मार्केट अभी मूव की अप मूव करने के बाद यहाँ पर एक रिवर्सल आपको इम्प्लीमेंट होगा, एक रिवर्सल शो होगा। रिवर्सल नीचे आया, फिर अगेन मार्केट अप गई और ये आपकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल को आपकी मार्केट ने ब्रेक किया इस पॉइंट पे और फर्दर अप गई। और अगेन अप जाने के बाद एक रिवर्सल इम्प्लीमेंट होता है, मार्केट नीचे आती है और फिर मार्केट अप जाती है। और इस बार जब मार्केट अप जाती है तो लास्ट टाइम का जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था वो ये था। अब मार्केट अगर अप आके मूव करती है तो अप मूव करने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ज़्यादा अपर ब्रेक नहीं करती, बल्कि राइट सिर्फ कुछ 5 से 10 पिप अप जाती है और वहाँ से वापस रिवर्स बैक लेती है। अब आपने डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। प्रीवियसली जब मार्केट ने मूव किया तो आप इस पॉइंट पर व्यू कर सकते हैं कि ये जो पिप गैप है ये आपका था तकरीबन 100 पिप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिप्स। और मार्केट ने रिवर्स किया, एक रिवर्सल इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद अगेन एक आपका गैप इम्प्लीमेंट हुआ और ये मार्केट ने अप ट्रेंड अपवर्ड मूव करना शुरू किया। और अगेन जब ये अपवर्ड मूव किया तो इसने 80 पिप्स मूव किया। फिर मार्केट ने एक रिवर्सल शो किया और इसके बाद अगेन डाउन फेज़ के बाद एक अप फेज़ आया और इस अप फेज़ में मार्केट ने 60 पिप्स मूव किया। अब आपने कंपैरिजन करना है इस 100 पिप्स में, इस 80 पिप्स में और इस 60 पिप्स में। अब इससे आपको क्लियरली नज़र तो आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन अप ट्रेंड में जाने के दौरान जो आपका अपवर्ड जो पिप ट्रैवल है वो हर रिवर्सल के बाद पिप ट्रैवलिंग आपकी रिड्यूस हो रही है। प्रीवियसली ट्रेंड के स्टार्ट में जब मार्केट ने अप मूव किया था आपके पिप ट्रैवल था 100 पिप्स। फिर जब मार्केट ने एक रिवर्सल शो किया और रिवर्सल शो करने के बाद जो सेकंड आपका जो आप साइड पे मार्केट ने मूव किया, मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी प्रीवियस टाइम अप मूव करने के मुकाबले में मार्केट की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। 20 पिप्स मार्केट ने लॉस किए हैं, स्ट्रेंथ मार्केट की कम हुई है। अब अगेन अगर आप नेक्स्ट रिवर्सल के बाद जब अगेन मार्केट ने अप ट्रेंड अप साइड पे मूव किया तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब मार्केट ने सेकंड टाइम जब रिवर्सल इम्प्लीमेंट हुआ, सेकंड टाइम के बाद जब मार्केट अगेन अप मूव की, मार्केट का अप साइड पे टिप ट्रैवल प्रीवियस टाइम से भी कम है। तो अब जो आप RSI यूज़ करते हैं, RSI और जो जितने भी ऑसिलेटर्स हैं ये आपके प्रीवियसली कुछ 14 कैंडल्स या फिर 15 पीरियड या फिर 14 पीरियड के इन बिटवीन जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट डजंट मीन कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन में चलेगी। जो ओवरसोल्ड ओवरबॉट
फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट आपके स्टॉक ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट होता है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मार्केट अगर अप साइड पे जा रही है, पॉसिबल है कि ये कंटिन्यूसली अप साइड पे मूव करे। अगर मार्केट डाउन में जा रही है तो पॉसिबल है कि ये कंटिन्यूसली डाउन साइड में मूव करेगी। तो आरएसआई को आपने इस सेंस में कभी भी ऑसिलेटर्स को यूज़ नहीं करना कि मार्केट अब ओवरबॉट कंडीशन में है। अब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है तो पॉसिबल है कि इसके बाद आपको एक डाउन ट्रेंड नज़र आए। फॉरेक्स इस तरह इस कॉन्सेप्ट में मूव नहीं करती। अब ये जो ऑसिलेटर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ऑसिलेटर आपको ये गाइड कर रहा है, जो आरएसआई है, आरएसआई आपको ये गाइड कर रहा है कि मैं आरएसआई के लाइन ड्रॉ करके कुछ गाइड करने की कोशिश करता हूँ आपको। अब ये आरएसआई की अपर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है। ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 100 है। और आरएसआई के आप कैलकुलेशन से शायद वाकिफ़ नहीं होंगे। आरएसआई की कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करती है वो, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हम कैलकुलेशंस पर अभी बात नहीं करेंगे। पॉसिबल हो तो मैं बाद में कैलकुलेशन हम बाद में बात कर लेंगे, वो ज़रा लेंथी प्रोसेस है। तो अब आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके, अब ये आप अज्यूम कर लें कि यहाँ से इस फेज़ तक का जो आपके कैंडल्स हैं, आप अज्यूम कर लें कि आपके पास तकरीबन 14 कैंडल्स हैं इस फेज़ में। ओके, आप अज्यूम कर लें कि आपके पास 14 कैंडल्स हैं और आपने आरएसआई का जो पीरियड डिसाइड किया, आपने 14 पीरियड डिसाइड किया। अब ये 14 पीरियड में आपको मार्केट की पिप ट्रैवल बताएगा कि मार्केट ने कितने पिप्स मूव किए। अगर मार्केट ने ज़्यादा एज़ कम्पेरेटिव प्रीवियस मार्केट के कंपैरिजन में अगर मार्केट ने ज़्यादा पिप्स मूव किए होंगे तो वो आपको एक स्ट्रेंथ ज़्यादा इसकी शो करेगा, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब जो रिलेटिव का मीन्स है कि जो करंट मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो प्रीवियस मार्केट से कितनी थी। ये दो चीज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट शो करता है कि आप दो डिफरेंट पॉइंट्स के यहाँ पे दो डिफरेंट फेजेस के बीच में कंपैरिजन शो कर रहे हैं। अगर आप आरएसआई की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इट मीन्स के जो आपका करंट 14 पीरियड फेज़ है, ये प्रीवियस 14 पीरियड फेज़ से कितना इसकी स्ट्रेंथ है। अगर प्रीवियसली 14 पीरियड फेज़ में आपकी जो पिप ट्रैवल है वो 60 पिप्स हैं और अब आपने 100 पिप्स मूव कर लिए हैं, इट मीन्स कि आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है प्रीवियस पीरियड से वो आपकी इंक्रीज़ की है। अब आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इस पीरियड में वो इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि मार्केट अप मूव की है। तो आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी यहाँ तक मूव की। ये आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स थी। फिर अगेन मार्केट ने एक रिवर्सल शो किया, रिवर्सल आया और यहाँ पर अगेन अब आपने 80 पिप्स अप ट्रैवल किए हैं तो आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने अप मूव किया। फिर अगेन एक रिवर्सल आया और अगेन मार्केट ने अप मूव किया और ये आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये फिर बॉटम पे मूव कर गई। अब मैं इसको ज़्यादा क्लियरली अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह कि मार्केट ने 80 पिप्स मूव किया और फिर एक रिवर्सल शो किया, फिर अगेन एक अप ट्रेंड शो किया इसने 60 पिप्स का और अगेन मार्केट बॉटम में। अब यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं कि अपर पॉइंट ये लाइन अपवर्ड मूव कर रही है और यहाँ पर आपकी जो लाइन है ब्लू लाइन से मैं शो करता हूँ, ये पॉइंट्स आपके अपवर्ड हैं, ये प्रीवियस पॉइंट और ये पॉइंट ये आपका अपवर्ड मूव कर रहा है मार्केट के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ प्रीवियस टाइम जो आपका पॉइंट था स्ट्रेंथ का और इस बार जो आपकी स्ट्रेंथ अप मूव की है एक रिवर्सल के बाद, ये रिवर्सल आया और प्रीवियस टाइम जब रिवर्सल आने के बाद आपकी मार्केट अप मूव की थी और इस बार रिवर्सल आने के बाद जब आपकी मार्केट अप मूव की है वो प्रीवियस टाइम से ज़्यादा अप मूव नहीं की, बल्कि यहाँ पर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन नज़र आ सकती है और यहाँ पे आपको अपवर्ड। और प्राइस चार्ट में आपको अपवर्ड नज़र आ रही है, डाउन चार्ट में आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में
आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन नज़र आ रही है। अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन नज़र आती है रिवर्सल्स के बाद, जो आपकी पीक आप कैच कर रहे हैं, तो अगर ये ऑपोजिट है, इट मीन्स कि यहाँ पे डाइवर्जेंस इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसको आप डाइवर्जेंस, इस पॉइंट को आप डाइवर्जेंस का नाम देंगे। अब डाइवर्जेंस आप व्यू कर सकते हैं कि ये लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर ट्रेंड आपका अप फेज, मार्केट आपकी अप फेज में मूव कर रही है और अप फेज में मूव करने के बाद ये आपकी कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, तो इस फेज़ के दौरान पॉसिबल है कि आपको डाइवर्जेंस नज़र आए। और डाइवर्जेंस का मीनिंग ये है कि मार्केट अप फेज़ में जाने के बाद अब पॉसिबल है कि मार्केट आपको डाउन साइड का एक फेज़ शो करे डाइवर्जेंस के बाद। ओके, और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट डाउन साइड में जाने के बजाय फर्दर दो ऑप्शन हैं आपके पास। मार्केट डाउन साइड में जाने के बजाय अगेन आपको अप में भी मार्केट शो कर सकती है। तो डाइवर्जेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देती है, क्योंकि आपने ट्रेंड के क्लोज ट्रेंड डाइवर्जेंस शो करता है कि आपका ट्रेंड अब एंड होने लगा है, ट्रेंड का एंडिंग स्टेज है। अब ट्रेंड आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने एंडिंग स्टेज पर एग्ज़िट कर लिया। अब यहाँ से आपने जो न्यू ट्रेंड स्टार्ट होना है, तो जो ट्रेंड ट्रेडर हैं जो कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उनके लिए एडवांटेज सिर्फ ये है कि वो कितना अर्ली ट्रेंड में एंट्री लेते हैं। अगर आप ट्रेंड में एंट्री आपकी जितनी पहले होगी, पॉसिबल है कि आपका जो आप पिप कैच कर सकें मार्केट में, ज़्यादा पिप्स कैच कर सकें। अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पर डिपेंड करेंगे, तो पॉसिबल है कि ट्रेंड जब यहाँ पर आएगा और ट्रेंड इज़ अबाउट टू एंड और आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, तो आपने इतने पिप्स जो हैं वो लॉस कर दिए। तो अब ट्रेंड ट्रेडर जो है उसके लिए एडवांटेज पॉइंट यही है कि वो ट्रेंड में कितना अर्ली एंट्री लेता है। आप ट्रेंड में जितनी पहले एंटर करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज है। तो डाइवर्जेंस जोन है वो आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका ट्रेंड इज़ अबाउट टू एंड, और ट्रेंड जैसे ही एंड होने लगा, इट मीन्स कि आपका नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होना। अगर आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट रहती है कि मार्केट ने अभी सेल फेज़ में जाना हो और आप डाइवर्जेंस के टाइम पे यहाँ पर एक सेलिंग के लिए आप एक एंट्री क्रिएट कर देते हैं मार्केट में, तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने ज़्यादा पिप्स कवर कर लिए एक ट्रेंड के। अगर आप उस ट्रेंड का 60% भी कवर कर लें और 60 पिप्स भी एक दिन में अगर आप कैच कर लेते हैं, वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत रही, फिर पॉसिबल अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत रही और डाइवर्जेंस के बाद एक डाउन ट्रेंड की बजाय बल्कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर गई, तो आपने जो टेक प्रॉफिट हिट करना था, आप स्टॉप लॉस को हिट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने डाइवर्जेंस का पॉइंट आपने पिक किया। अब डाइवर्जेंस के पॉइंट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आई है। ये आपके पास सपोर्ट लेवल था, डाइवर्जेंस पॉइंट आप पिक कर चुके हैं। अब हम डाइवर्जेंस पॉइंट के बाद अब हम मूव करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लॉजिक पर।